हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये हम लोग BPSC का पेपर करेंगे, फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 63rd BPSC का प्री का पेपर है। ठीक है, जो कि कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं और कुछ कराए जा चुके हैं। फुल लेंथ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कंप्रिहेंसिव तरीके से सारे सब्जेक्ट एक साथ हो सके। ठीक है, इसलिए किया जा रहा है फुल लेंथ। मतलब ईयरली वाइज जिस तरह से 63rd 64 65th ऐसे करके करीब लगभग 15 सेट 16 सेट ऐसे करवा दिए जाएंगे, UPPCS का भी और BPSC का भी। और ऐसे सेक्शन वाइज भी हम लोग कर रहे हैं। सेक्शन वाइज में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर सब सब्जेक्ट का करेंगे सेक्शन वाइज भी, और फुल लेंथ वाइज भी करेंगे, ताकि सारे सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन हो सके। ठीक है, यूपी का भी और UPPCS का भी और बिहार PCS का भी। ठीक है, तो अभी BPSC का कर रहे हैं, 63rd का पेपर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, कर रहे हैं आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो 2005 से लागू हुआ था भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम। ठीक है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो ट्रिम्स से क्या बनता है? शब्द संक्षेप तो बनता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय। ठीक है, व्यापार संबंधी निवेश उपाय। ट्रिम्स ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ट्रिम्स का। ट्रिम्स क्या है? तो ट्रिम्स के बारे में देख लेते हैं डिटेल्स। ट्रिम्स व्यापार से संबंधित निवेश उपाय का संक्षिप्त रूप है। ये ऐसे समझौते हैं जो घरेलू नियमों पर लागू होते हैं और एक देश में विदेशी निवेशकों पर लागू होते हैं। ठीक है, व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, व्यापार से संबंधित निवेश उपाय WTO विश्व व्यापार संगठन के 4 प्रमुख कानूनी समझौतों में से एक है। ये नियम घरेलू फर्मों की वरीयता को प्रतिबंधित करते हैं। ये नियम घरेलू फर्मों की वरीयता को प्रतिबंधित करते हैं और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को विदेशी बाजार में अधिक आसानी से संचालित करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में गैट के स्थान पर की गई। वर्तमान समय में इसके ज़्यादा सदस्य होंगे भी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, WTO का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। ठीक है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस संस्थान के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। नीति आयोग का ढांचा क्या है? तो देखिए, अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग था, तो उसमें भी भारत प्रधानमंत्री जो होते थे वही अध्यक्ष होते थे। ठीक है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों जहां मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां मुख्यमंत्री हैं के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। ठीक है, इसमें मतलब कि सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों जहां मुख्यमंत्री हैं के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक
कहाँ है तो वो पटना में है, ठीक है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है तो पटना में, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से बदलकर किस वर्ष बनाया है? तो ये 2004 से 2005 से बदलकर अब कितना 2011-12 अभी तक चल रहा था, लेकिन अब स्थिति बदलेगी 2023-24 ऐसे करके अब नया वो आएगा, ठीक है। करंट में वो करवा दूंगा, ठीक है। अभी तक ये कितना 2004 से बदलकर 2011-12 हो गया था, ठीक है। अब लेकिन ये भी बदल गया है, बदला 2023-24 या 2023-24 ऐसे होगा, ये करंट में करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2004 से 4-5 से बदलकर 2011-12 किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो ये है सक्षमता उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो सक्षमता उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो क्या होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन क्या होती है? तो लाल द्रव्य है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है लाल द्रव्य है, डी आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन होती है, लाल द्रव्य होती है, डी आंसर होगा। ब्रोमीन गहरा लाल रंग लिए तीक्ष्ण गंध का द्रव्य है, ध्यान रखेंगे कि ब्रोमीन गहरा लाल रंग लिए तीक्ष्ण गंध का द्रव्य है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव्य अवस्था में रहता है। यह तीव्र ऑक्सीकारक पदार्थ है और अनेक पदार्थों और यौगिकों के साथ क्रिया करता है। ब्रोमीन का उपयोग कीटनाशकों के रूप में, औषधि के रूप में और फोटोग्राफी क्रिया में किया जाता है। ब्रोमीन विषैला पदार्थ है, इसका वाष्प आंख, नाक तथा गले को हानि पहुंचाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स भी। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं कौन सी? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है, सी आंसर होगा। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। काफी बार रिपीट होते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? तो जस्ते की परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? तो जस्ते की परत होती है, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम है, ठीक है। 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है, बी आंसर हो जाएगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं क्या हैं? तो सल्फोनेट है, डी आंसर होगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या हैं? तो सल्फोनेट हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो हैं सल्फोनेट हैं, डी आंसर होगा। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या है? तो वह सॉरी वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह तत्व तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, ई आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। वह तत्व जो मानव
पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है तो क्या होता है मानव पसीने में क्या होता है? 99% तो पानी होता है, थोड़ी मात्रा में नमक, प्रोटीन और यूरिया होते हैं। पसीना गंध रहित पानी होता है। ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, तो ई आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पसीने में क्या होता है? तो पसीने में 99% पानी, थोड़ी मात्रा में नमक और प्रोटीन और यूरिया होते हैं। पसीना गंध रहित पानी होता है। ध्यान रखेंगे, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो नीला थोथा जो है रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है। ठीक है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो कॉपर सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 होता है। नीला थोथा या तूतिया या कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो होता है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित जो हिस्सा है क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी बार रिपीट होते हैं तो ध्यान से देखते चलेंगे। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो किसका? कार्बोहाइड्रेट का। बी आंसर हो जाएगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक क्या है इसमें? तो एंटीबायोटिक इसमें पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन। ई आंसर हो जाएगा। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मारने या उनके विकास को रोकने का कार्य करते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 में सेलमैन वॉक्समैन द्वारा किया गया था। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन, कॉम्बीफ्लैम, फ्लेक्सॉन आदि एंटीबायोटिक दवाएं हैं। ठीक है, तो ये सब एंटीबायोटिक दवाएं हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन, कॉम्बीफ्लैम, फ्लेक्सॉन आदि एंटीबायोटिक दवाएं हैं। ठीक है, तो ये सब इनमें से एक से एक अधिक हो जाएंगे। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये क्या बोलते हैं? पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल और सल्फाडाइजिन ये सब एंटीबायोटिक दवाएं हैं। तो एक से अधिक हो जाएगा तो ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इनमें से चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इनमें से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो सी आंसर हो जाएगा। आयोग ने भी सी ही आंसर दिया था। ठीक है, तो आयोग के अनुसार ही चलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है। उसके स्रोत में गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, मोटे अनाज, केले, अमरूद, चुकंदर, शहद, चीनी आदि ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। इनमें
लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा तो चावल में सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से आयोग ने इनमें चावल को माना था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है तो चावल। और कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के प्रमुख स्रोत हैं। इसके स्रोतों में गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, मोटे अनाज, केला, अमरूद, चुकंदर, शहद, चीनी आदि होते हैं। विकल्प में उपस्थित फसलों की बात करें तो प्रति 100 ग्राम पर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट चावल से, उसके बाद गेहूं। सबसे ज़्यादा चावल से, अगर 100 ग्राम चावल लेते हैं तो उसके बाद गेहूं, मक्का और जौ में से मिलता है। ठीक है, इसलिए चावल को इसने आयोग ने माना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आयोग के अनुसार ही चलेंगे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है इसमें? तो सबसे भारी धातु जो है पारा है। सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम में पारा सबसे भारी धातु है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु पारा है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम की। बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वह है क्या? तो जिप्सम का प्रयोग होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है तो जिप्सम है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्जलीय जिप्सम है जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आते ही उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है। ठीक है, इसे जमने या कठोर होने में बहुत कम समय लगता है। CaSO4 हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O ये जिप्सम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। और इसमें हाफ (1.2) H2O मिलाते हैं तो फिर CaSO4 2H2O जिप्सम बन जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो जिप्सम ही है। ध्यान रखेंगे कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो जिप्सम ही है। डी आंसर होगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? पूछा जाता है कई बार। CaSO4 2H2O होता है। ठीक है, और अगर हाफ H2O हो जाएगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और अगर 2H2O है तो ये जिप्सम है। ध्यान रखेंगे। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो एल्कीन कहलाता है। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो कहलाता है, तो एल्कीन कहलाता है। ठीक है, द्विबंध द्वारा जुड़ा हो तो एल्कीन कहलाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। ठीक है, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सी आंसर हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सी आंसर होगा। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरके का स्वाद खट्टा और गंध तीखी होती है। एसिटिक अम्ल को एथेनॉल के किण्वन से बनाया जाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। CH3CH2OH एथेनॉल प्लस O2 ऑक्सीजन, CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस H2O जल। सिरके का उपयोग खाद्य पदार्थों में तथा अचार को सुरक्षित रखने में किया जाता है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में प्रयोग होता है।
डी आंसर हो जाएगा। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें मधुबनी करता है, किशनगंज करता है, सीतामढ़ी करता है, पूर्णिया नहीं करता है। ठीक है, बिहार वगैरह का मैप भी देख लेंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि मैपिंग से भी काफ़ी, बिहार की मैपिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगा, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर सेंसस से भी करवा दूंगा, बिहार स्पेशल भी करवा दूंगा कुछ कुछ, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप देख करके जाएं, और पहले एक बार देख लें, फिर एग्ज़ाम्स के पहले उसको देख करके जाएं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाबोधि बिहार भी अब यूनेस्को में है और नालंदा में बौद्ध मठ भी है। ठीक है, तो ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो गया, ई आंसर। ठीक है, वर्तमान में भारत में अब तो लगता है ज़्यादा हो गया ना यूनेस्को लिस्ट में, विश्व महाबोधि विहार मंदिर और नालंदा महाविहार दोनों है। ठीक है, तो ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? तो बिहार में ही है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? BSTPS किस राज्य में? तो बिहार में है, ध्यान रखेंगे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। इस संगठन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1936 ईस्वी में इसके सदस्यों की संख्या 80,000 थी, जो 1938 ईस्वी में बढ़कर 2,50,000 हो गई थी। ठीक है, तो नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक अलग राज्य बना था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ए आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य बनाए गए। सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में मुंगेर से प्रकाशित मुर्थ-ए-सुलेमान नामक पत्रिका में बिहारियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई। काफ़ी आंदोलनों के बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ। बिहार एवं उड़ीसा बनाए जाने की घोषणा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजन के दौरान हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ। बंगाल से
अलग बिहार एवं उड़ीसा बनाए जाने की घोषणा, बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा बनाए जाने की घोषणा कब हुई थी? तो 1911 में दिल्ली दरबार आयोजन के दौरान हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा नाम से दो पृथक राज्य बनाए गए। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है तो न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में तो न्यूनतम से द्वितीय है। बी आंसर हो जाएगा। ये सब थोड़ा डाटा जब करंट का बिहार स्पेशल और करंट जब वो करते हैं तो उसको अपडेट भी थोड़ा करके जाना होता है पेपर से पहले। ठीक है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो वो बिहार की है। ठीक है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार की है। प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम बिहार की है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? तो न्यूनतम है। ठीक है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम है। ये आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई तो न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई तो न्यूनतम से द्वितीय है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। ठीक है, C कैपिटल W और G से, CWG से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। ए आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछे जाते हैं, काफी बार ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः? तो नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? तो नवीन जलोढ़क मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। बी आंसर होगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़क पाई जाती है। बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? तो पूर्णिया है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया, तो पूर्णिया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर निर्मित है। सी आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर निर्मित है। सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में है। ठीक है, पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में है। जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ऋषभदेव आदिनाथ, तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, जिनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी। ठीक है, जैन धर्म में
त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है, जिसे तीन जौहर भी कहा जाता है, जिसमें शामिल है जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास। ठीक है, जैन धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, ये जो है आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म में दो संगीति हुए। प्रथम संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, प्रथम संगीति जो हुआ था जैन धर्म का, वो कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। और द्वितीय संगीति बल्लभी की अध्यक्षता में, ठीक है, देवाधि श्रवण में हुआ था। बल्लभी की अध्यक्षता में देवाधि क्षमा श्रवण में हुआ था। ध्यान रखेंगे। डिटेल्स जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी जैन धर्म बौद्ध धर्म से। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था, तो हुंकार था। हुंकार, बी आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 में। ठीक है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन, तो इनमें से ई हो जाएगा। ठीक है, 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। तो मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, इनमें दोनों होंगे, बी और सी, तो एक से अधिक हो जाएगा, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, ई आंसर हो जाएगा। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण नारायण सिंह के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है, इस सभा का मूल उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीतियों का विरोध करना था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण, बी आंसर हो जाएगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखेंगे कि 19 में काफी बार पूछा जाता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, इनके सचिव के बारे में। तो 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, बी आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण अब्दुल बारी तथा आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में 1934 ईस्वी में युवा प्रगतिशील लोगों के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ध्यान रखेंगे कि ये जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी किसके नेतृत्व में, तो इसमें कौन कौन थे, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में 1934 में युवा प्रगतिशील लोगों के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे कौन, तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। संविधान सभा के सदस्यों में बिहार से कुल 36 सदस्य थे, जिनमें मुख्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा,
जगजीवन राम, कृष्ण वल्लभ सहाय, विवेकानंद झा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा तो ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि जगजीवन राम भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। ठीक है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ठीक है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा तो ई आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से, ये संविधान सभा के सदस्यों में बिहार से कुल 36 सदस्य थे, जिनमें से कुछ मुख्य कौन कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, कृष्ण वल्लभ सहाय, विवेकानंद झा, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। बी आंसर हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1937 में हुआ। विधानसभा के 152 सीटों में कांग्रेस ने 98 सीटों तथा मुस्लिम लीग ने 20 सीटें प्राप्त की। श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गए, लेकिन राजनीतिक स्वायत्तता के मुद्दे पर अनबन होने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। इसी बीच बिहार में एक कार्यकारी सरकार इंडिपेंडेंट पार्टी के इसी बीच जब अनबन हो गया था तो इसी बीच बिहार में एक कार्यकारी सरकार इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में मार्च 1937 में बनाई गई। इसी दौरान कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व एवं गवर्नर जनरल के बीच बनी सहमति के बाद 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई। ठीक है, कांग्रेस की सरकार कब गठित हुई? तो 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी। और जब अनबन हो गया था तो उस समय श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गए, लेकिन राजनीतिक स्वायत्तता के मुद्दे पर अनबन होने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। इसी बीच बिहार में एक कार्यकारी सरकार इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में मार्च 1937 में बनाई गई थी। ठीक है, कार्यकारी सरकार बनाई गई थी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। तो यही एक क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। और फिर कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी 20 जुलाई 1937 को, और मोहम्मद यूनिस की मार्च 1937 में बनी थी। तो यही पहला हो गया था मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो सी आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो वो लॉर्ड मिंटो को माना है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना, क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व को मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पहली बार लाया गया, जिसके बाद से हिंदुओं तथा मुस्लिमों के बीच दूरी बढ़ती गई और अंततः पाकिस्तान का जन्म हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये आंसर हो जाएगा। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये आंसर आयोग ने ये आंसर दिया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये आंसर हो जाएगा। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण गांधी जी के चंपारण। पटना लॉन का गांधी मैदान के दौरान, ये पटना लॉन का
गांधी मैदान के रूप में नामकरण। गांधी जी के चंपारण आंदोलन 1917 के दौरान इस मैदान में उनके द्वारा लाखों आम लोगों के संबोधन के बाद हुआ। इसके पहले यह ब्रिटिश शासन के तहत इसे गोल्फ कोर्स और घोड़े की दौड़ के ट्रैक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तब इसे पटना लॉन कहा जाता था, जिसमें सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों का ही प्रवेश मान्य था। लेकिन आम लोगों में गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें सम्मेलन की अनुमति देनी पड़ी। हालांकि बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पटना लॉन पर कई आंदोलन शुरू किए गए थे। ठीक है, इनमें कुछ महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भी शामिल है। प्रश्नानुसार इसका सही उत्तर सी होना चाहिए, जबकि आयोग ने ए सही उत्तर माना था। ठीक है, सही उत्तर सी होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया था। ठीक है, जब गांधी जी बिहार आए थे चंपारण, ठीक है, तो उसी दौरान पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 63rd का ये अब समसामयिकी से है, जो कि ये अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। समसामयिक तो मतलब कि करंट से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जितना 63rd का था वो करवा दिया जा चुका है। ठीक है, और आप लोग मतलब फुल लेंथ भी करना ज़रूरी है। ठीक है, फुल लेंथ भी, जो फुल लेंथ क्वेश्चन है वो भी करते चलिए, और जो सेक्शन वाइज है, सेक्शन वाइज भी और फुल लेंथ भी करते चलिए, ताकि तैयारी और मतलब कि कंसोलिडेट हो सके और मतलब कम्प्रीहेंसिव तरीके से तैयारी हो सके। फुल लेंथ इसलिए करते चलेंगे ताकि सारे सब्जेक्ट का एक साथ रिवीजन होता चले, और सेक्शन वाइज भी करते चलेंगे ताकि उससे भी हर सब्जेक्ट का ठीक से पकड़ बनता चला जाए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में सारे मतलब करवाए जा चुके हैं। हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवाया जा चुका है। ज्योग्राफी भी लगभग कंप्लीट है। एक आध 2-3 वीडियो और हो सकते हैं कि ज्योग्राफी में भी आए, इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट, और फिर धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट आते जाएंगे। और फुल लेंथ बीपीएससी का भी और यूपीपीसीएस का भी कराए जाते करेंगे। ठीक है, इसका ठीक से करते चलिए, ताकि कोई भी जैसे जनरल भी देते हैं, क्योंकि पीसीएस या आईएएस में जो पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन वो रिपीट भी होते रहते हैं, जनरल में भी और या पीसीएस में भी और अदर स्टेट में भी या शिक्षक वाले एग्ज़ाम्स में भी। तो उसका ठीक से उपयोग करें। ठीक है, 1-2 बार करेंगे, अगर कर ली हो तो उसको रिवीजन भी करते चलिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और फिर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो गलत होने की संभावना कम होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।